हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू रूरल डेवलपमेंट के फर्स्ट क्लास में। राइट, हमने कुछ कुछ चैलेंजेस जो इंडियन इकोनॉमी फिलहाल फेस कर रहा है, उसमें से हमने पॉवर्टी देख लिया, उसमें से हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को देख लिया। आज अपने स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और क्या क्या चैलेंजेस है जो इंडिया फेस कर रहा होगा इसको छोड़ के, जो आप आगे देखोगे। एम्प्लॉयमेंट की चैलेंज को इंडिया फेस कर रहा है, इतना बड़ा आबादी है और जॉब्स बड़े लिमिटेड है। हर साल सीए वाले बच्चे तो इतने बढ़ते रहते हैं, पर सीए का जॉब्स नहीं इंडस्ट्री में ज्यादा। वो सब आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में, फिर अपने देखेंगे एक चैप्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ, एंड इसका रीजंस भी है, इसका सॉल्यूशंस भी है। सब कुछ रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में देखोगे। आज अपना फोकस रहेगा गांव गांव वाले जो बस्ती जो एरियाज है उनके डेवलपमेंट का बात करेंगे आज। ठीक है, so when we are dealing with this chapter, I want you guys to picture a bucolic environment. एक बहुत ही रूरल एरिया को इमेजिन करो, बहुत ही एरिड है क्लाइमेट, बहुत मतलब ड्राई क्लाइमेट है, दूर दूर तक स्ट्रेच किया हुआ है फार्मलैंड्स, जहाँ फार्मर्स लोग मतलब किसान लोग जो है हार्वेस्ट कर रहे हैं, सीड को सो कर रहे हैं, प्लाउ कर रहे हैं। इन सबको इमेजिन करके चैप्टर को फॉलो करना अच्छे से। ठीक है, कहीं कहीं अपने इमेजिनेशन में डाल देना इरिगेशन हुआ हुआ है, कहीं पे कहीं रिजर्वॉयर है, कहीं किसी ने वेल डिग किया हुआ है। ठीक है, but what most importantly what I want is you guys don't only imagine agriculture, don't only imagine farms। बच्चों फॉलो करो, रूरल एरियाज में सिर्फ फार्म्स ही सब कुछ नहीं है। सारे के सारे रूरल एरियाज के लोग जो है वो फार्मर्स ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है। सब लोग बहुत अलग अलग चीज भी है। नॉन फार्म सेक्टर जिसको बोलते हैं अपने, फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर क्या हो गया, देखो एग्रीकल्चर में क्या क्रॉप्स को अपने उगाते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसे सबको अपने उगाते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर ऑन दी अदर हैंड वहां पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। सो वो भी थोड़ा अच्छा अच्छा अपने इमेजिनेशन में थोड़े थोड़े गार्डन्स भी डाल देना। ठीक है, तो ये सब सबको इमेजिन करते हुए इस चैप्टर को मस्त तरीके से पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स माय निमोनिक्स आर ऑलवेज देयर, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और दूसरा चीज है फिशरीज को सोचो, एक नया टाइप का फार्मिंग भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बारे में भी सोचना है इसमें। ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में क्या होता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सब सब यूज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है। ठीक है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो इस चैप्टर के एकदम एंड में देखोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, वहां पे मैन्योर यूज होता है एज फर्टिलाइजर्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज होता है, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स। सब चीजों को इमेजिन करते हुए बड़े सही ढंग से चलो इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो। और याद रखो, इंडिया तभी बढ़ेगा जब इंडिया का रूरल सेक्टर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्या है बच्चों, इंडिया का 3/4 पॉपुलेशन जो है लिव्स इन रूरल एरियाज। समझ में आया? इंडिया का 3/4 पॉपुलेशन जो है लिव्स इन द रूरल एरियाज। जस्ट इमेजिन, 100 लोग हैं इंडिया में अगर, तो समझ जाओ 75 पीपल दे लिव इन द रूरल एरियाज। दूसरा चीज, टू थर्ड टू थर्ड पॉपुलेशन, टू थर्ड रूरल पॉपुलेशन बोलोगे, टू थर्ड रूरल पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, 2/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब कि अगर 100 लोग हैं गांव में, तो पकड़ लो 67 लोग के आसपास एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है।
बाकी 33-34 लोग जो है वो नॉन फार्म सेक्टर, जो मैंने बोला फिशरी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। दीज आर इंपेरेटिव फॉर इवन एमसीक्यू पर्पस। ठीक है, और एक चीज देखो, 22% of population is below poverty line। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों पॉवर्टी के चैप्टर में, राइट? तो ये 3 मेन स्टैटिस्टिक्स है बच्चों जो हमें बताता है कि कितना जरूरी है रूरल एरियाज को डेवलप करना। बिकॉज अगर आप सिर्फ अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेट करोगे डेवलपमेंट, तो इतने लोग बेचारे मारे जाएंगे। ठीक है, वापस से रिवाइज कर लो इस चीज को। 3/4 of the Indian population, whole Indian population lives in the rural areas। सोचो, तो अगर आप रूरल डेवलपमेंट को छोड़ के अर्बन में ही घुसे रहते हो अगर, तो आप सिर्फ हर 100 में से 25 लोग का ही भला कर रहे हो, 100 में 75 लोग का सैक्रिफाइस हो रहा है। वेरी बैड। इसलिए रूरल डेवलपमेंट करना है अपने को। ठीक है, 2/3 रूरल पॉपुलेशन, मतलब वो पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में रहता है, उसके 2/3 लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इसका मतलब अपने को एग्रीकल्चर को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट 22% लोग, हमने जैसे पॉवर्टी वाले चैप्टर में पढ़ा, 22% के मोटा मोटी लोग जो है दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। अगेन अ वेरी सैड अफेयर, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ देम लिव इन द रूरल एरियाज। ठीक है, चलो आ जाओ। तो एक बैकग्राउंड सेट हो गया हमारा कि अपने क्यों रूरल डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इन सब लोगों का भला करने के लिए। ठीक है, ओके। Development of a nation in a true sense is possible only when development of rural areas is achieved। नेशन का प्रोग्रेस तभी होगा जब गांव तक प्रोग्रेस फैलेगा। ठीक है, अगर हर एक प्लान जो है, एवरी सिंगल डेवलपमेंट प्लान जो है, अगर वो रूरल एरिया पहुंच जाए और सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं रहे, तो हम बोलेंगे हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी इस चीज को बोलते थे विलेज इकोनॉमी। महात्मा गांधी बोलते थे कि विलेज इकोनॉमी को डेवलप करना बहुत जरूरी है अगर इंडिया को प्रोग्रेस के पाथ में लेके जाना है। नहीं तो हर 100 में से 25 व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा और हर 100 में से 75 व्यक्ति जो है वो पीछे टांगते जाएंगे इंडिया को। तो जितना 25 लोग का प्रोग्रेस हो रहा है, उससे ज्यादा खराब तो 75 लोग का हालत हो रहा है। तो इसलिए जो रूट कॉज है, रूरल एरियाज में घुस के पॉवर्टी का बहिष्कार करो, इन लोग को अपॉर्चुनिटीज दो कि इन लोग एग्रीकल्चर और अदर नॉन फार्म सेक्टर्स जो है वहां पे प्रोग्रेस कर पाए। ठीक है, चलो क्या है, एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर, जो कि हम स्टैटिस्टिक्स से देख चुके हैं, क्योंकि मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इट डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, ओके। चलो, तो एग्रीकल्चर का मैक्सिमम शेयर है रूरल इकोनॉमी में, और अदर चीज रूरल इकोनॉमी में है वो नॉन फार्म सेक्टर्स हो गए। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसा हमने क्या बोलते हैं, ये जो एलपीजी चैप्टर हो गया, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 वाला चैप्टर जो हो गया, वहां हमने देखा हुआ है कि भले ही एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो जीडीपी में घटते जा रहा है, वेरी गुड साइन। जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर का सेक्टर, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर घटेगा, इसका मतलब है कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द कंट्री। इंडिया में भी ये चीज हो रहा है, पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि ऑन दी वन हैंड जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घट रहा है, चलो बहुत बढ़िया, पर जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है ना, बहुत ज्यादा है। उन लोग अभी तक शिफ्ट नहीं मार पाए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में। तो दिस इज अगेन अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक है, क्या है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी हैज बीन ऑन अ डिक्लाइन। गुड थिंग, हा, but the population dependent on agriculture sector did not show any significant change। bad thing da। ठीक है, पॉपुलेशन अभी भी तगड़ा है एग्रीकल्चर में, तुमको बचा के रखना है अपने को, वही चीज है।
तो रियल प्रोग्रेस कब होगा इंडिया का? जब रूरल एरियाज और रूरल पीपल को डेवलप किया जाए। फोकस करो, रूरल एरियाज के साथ रूरल पीपल को भी डेवलप किया जाए, तभी ओवरऑल ग्रोथ होगा इंडिया का। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था बच्चों 2020 के सैंपल पेपर में, मतलब 19-20 का जो सैंपल पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था कि क्या बोलते हैं, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डू यू अग्री गाइस? वुड यू अग्री टू दिस कि रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अग्री करते हो आप लोग? यस सर। बाकी लोग अग्री करते हो? हाँ भैया। लिख लिख के बोल रहे हो, ठीक है, ओके। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे यहाँ पे जो अपने को बताता है, आगे भी पॉइंट्स देखेंगे, और ये मेन पॉइंट्स है जो बताता है, स्टैटिस्टिकली बताता है कि क्यों हमें रूरल एरियाज को मेन डेवलप करना है ताकि इंडिया का ओवरऑल प्रोग्रेस हो। चलो आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? इंडिया विल ग्रो ओनली व्हेन द रूरल इंडिया ग्रोज। इफ रूरल इंडिया इज पुअर, इंडिया इज पुअर। ठीक है, ओके। चलो अब हम बढ़ते हैं जो हमारा चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट की ओर। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस, socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life, attempting to improve all aspects of rural life, not just agriculture। ठीक है, आओ देखो समझो क्या है रूरल डेवलपमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन। क्या हो गया? इट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहला बात क्या है बच्चों? ये प्रोसेस है। मैंने बताया प्रोसेस का मतलब क्या है कि इट गोज ऑन, इट इज नॉट अ वन टाइम इवेंट। प्रोसेस क्या होता है? जो होते रहता है, होते रहता है। शादी क्या है? शादी कोई प्रोसेस नहीं होता है, शादी को चलाना एक प्रोसेस होता है। शादी इज अ वन टाइम इवेंट, पर मियाँ बीवी कितने साल तक साथ में रहोगे, कितना साल तक शादी निभाओगे, उस चीज को प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे रूरल डेवलपमेंट क्या है बच्चों? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये होता रहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज यू आर नेवर ट्रूली डेवलप्ड। कुछ नया चीज आएगा, उसमें भी घुसना है अपने को, पुराने चीज को भी अपने को शार्पनिंग करते रहना बार बार, तो कंटिन्यूअस चीज हो गया। एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया है? इट इज ऑल परवेडिंग, एवरीवेयर, कंप्लीट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक है, कि मतलब हर जगह, विलेज का पकड़ लो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़िया मिले, एजुकेशनल फैसिलिटीज बढ़िया मिले। सिर्फ रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि अच्छा ठीक है एग्रीकल्चर को बस हम ठीक करके रखेंगे, नहीं, सारे चीजों का सुख सुविधा होना चाहिए रूरल लाइफ में। जो रूरल पीपल है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, ये सब में कंप्लीट तरीके से बढ़ोतरी होना चाहिए। दे शुड बी एट पार विद द अर्बन एरियाज एज वेल। ठीक है, सो रूरल डेवलपमेंट, मेरे साथ दोहराओ, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। सोशियो इकोनॉमिक बना है, सोशियल और इकोनॉमिकल के साथ बना है। सोशल का मतलब क्या हो गया? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, कास्टिज्म को हटाना हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया ना बेसिकली इंसान का, अनटचेबिलिटी को रिमूव कर देना हो गया, ये सब होता है सोशलिज्म। जेंडर बायसनेस को हटाना हो गया इसमें, कि लड़कियों को भी बढ़ावा दो, लड़कियों का भी एजुकेशन पूरा करवाओ, वो भी आगे बढ़ सकती है, मर्दों से बेटर हो सकती है वो भी। ऑल दीज आर सोशल प्रोग्रेस, सोशल बेटरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक तो समझ में आ गया होगा, पैसे को लेके, कारोबार को लेके, कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट और पैसा इन्वेस्ट करेगा ताकि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हो, फार्मर्स को लोन अच्छे से मिले विदाउट टेकिंग मच कोलैटरल, अच्छे से फार्मर को लोन मिले एट लो इंटरेस्ट रेट्स, ताकि उनको सुसाइड नहीं करना पड़े बाद में।
सारे एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़िया से हो ताकि इनको दे शुड नॉट बी एट द मर्सी ऑफ रेनफॉल कि हाँ जिस साल रेनफॉल नहीं हुआ क्रॉप फेलियर हो गया लेस सुसाइड नहीं। तो सोशियो इकोनॉमिक दोनों ही फ्रंट्स में, चाहे सोशल फ्रंट हो चाहे इकोनॉमिकल फ्रंट हो, दोनों ही फ्रंट में प्रोग्रेस होना चाहिए इंसान का। कौन सा इंसान का? रूरल पीपल का। डोंट राइट पुअर पीपल हेयर, डोंट राइट पुअर पीपल, राइट रूरल पीपल। पुअर पीपल तो यार अर्बन एरियाज में भी हो सकता है, उन लोग से मतलब नहीं, अपने को रूरल एरियाज के लोगों से मतलब है, ठीक है। अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल, ठीक है। चलो वापस से इसको ढंग से, तो यहां से डेफिनेशन पूछता है हम लोग, वापस से फॉलो करो मेरे साथ। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस which attempts to improve all the aspects of rural life। कहीं तो रूरल वर्ड नहीं आया था ना अभी तक, रूरल वर्ड बोलना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ मुस्कान बाबू, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? Rural development refers to continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life. Very nice, very nice. Kaushal, repeat. Rural development is a socio-economic process. Rural development is a continuous and comprehensive social economic process that attempts to improve the rural life. Improve all the aspects of rural life, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। विशाल, repeat. Rural development refers to continuous, comprehensive, and socio-economic process attempting to develop all rural life. All rural life में बाबू all areas बोलो, चाहे all aspects बोलो of rural life, ठीक है। ओके भैया। रिया, लास्ट रिपीट कर लो तुम। Rural development refers to a continuous and comprehensive socio-economic process to improve all the aspects of ओके ओके, आ जाओ। तो रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, नहीं सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, सब कुछ मिला जुला के, ठीक है। ऑल एस्पेक्ट्स, राइट। रूरल डेवलपमेंट में बच्चों दोनों ही चीज का बात होगा, इकोनॉमिक बेटरमेंट का बात होगा एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का बात होगा, है ना। क्या था? सोशियो इकोनॉमिक था ना, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस, तो दोनों ही फ्रंट्स में बात होगा। इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ द पीपल, कैसे वो बेटर ऑफ हो सकते हैं अपने कारोबार ये सब में, एंड ग्रेटर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अचीव कर सकता है गवर्नमेंट? increased participation of people in the rural development programs. I think with the poverty chapter में हमने बहुत सारे जो योजना ये सब है गवर्नमेंट का, हमने बहुत सारा देखा था। हमने कॉमन प्रॉब्लम सब में देखा, एक लास्ट में था ना कि क्यों फेल हो गया ये सब चीज, वहां हमने देखा कि गरीब लोग जो है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन ही नहीं था ये सब प्रोग्राम्स में, उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है उन लोग के भले के लिए। तो उन लोग का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है। देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग? व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा पॉइंट है ये। देखो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों, कि एक अथॉरिटी है टॉप में, वही सब डिसाइड करेगा। एक अथॉरिटी है टॉप में, सेंटर में एक अथॉरिटी है, वही सारी चीजों के बारे में डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं।
छोटा से छोटा डिसीजन बोलेगा, बड़ा से बड़ा डिसीजन बोलेगा। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि पकड़ लो मोदी जी अपने हाथ से छोटे छोटे जो अटेंशन वाले जो काम है ना उसको भी हटा दिए। पकड़ लो बंगाल में कोई गांव है, उसको डेवलप करना है, तो मोदी जी हर एक चीज डिसाइड नहीं करेंगे कि अरे उसको 25 किलो जाना चाहिए गेहूं, उसको 10 किलो जाना चाहिए राइस, वो डिसाइड नहीं करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि मोदी जी ने अपने पावर्स को बांट दिए हैं। बंगाल का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया पकड़ लो, उनको काम सौंप दिया गया है कि तुम लोग देखो कैसे किसको क्या मिलेगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम इतना का बजट पास कर दिए, 1000 करोड़ रुपया हम दे देंगे इस साल पूरे इंडिया में, बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जिम्मेदारी है डिसेंट्रलाइज कर दी गई है। मेरे को कोई मतलब नहीं है, आई मीन मतलब है, बट आई वोंट बी इन्वॉल्व इनटू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। वो तुम लोग सब देख लो, पैसा तुम लोग को मिल जाएगा, तुम लोग खुद से डिसाइड कर लो कि कौन से एरिया में, बंगाल के इस एरिया में, बंगाल के उस एरिया में कहाँ पे कितना अनाज जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक आदमी पूरे दुनिया में, पूरे देश में हर एक स्मॉल से स्मॉल डिसीजन नहीं लेता है, बिकॉज जो लोकल एरिया है, वहां का जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, पकड़ लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, दे नो द प्लेस बेटर, दे रियली नो इट बेटर देन मोदी जी जो दिल्ली में बैठे थे। तो इनको उनका काम करने दो ना, डिसेंट्रलाइज कर दो तुम। ठीक है, सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट, बेटर एनफोर्समेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स अपने को पता है टोटल फेलियर था, एक्सेप्ट मेड इन केरला एंड वेस्ट बंगाल, बाकी पूरे देश में टोटल फेलियर था। तो उसको बेटर तरीके से इन्फोर्स करो, और ताकि जो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड जो फार्मर्स है जिनके पास लैंड ही नहीं है ज्यादा, उनको थोड़ा बहुत लैंड मिल जाए। एंड ग्रेटर एक्सेस टू क्रेडिट। क्रेडिट मतलब हो गया लोन्स। लोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फार्मर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, देखेंगे आप। ठीक है, इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस जो है उनमें सुधार होगा। इसी कारण रूरल डेवलपमेंट जो है एक वाइडर टर्म, एक ब्रॉड टर्म है। नहीं तो अपने क्या बोलते हैं, चैप्टर का नाम लिख लेते हैं अपने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर का ही बात करना होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज जस्ट अ सब पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो, तो इसी चीज में बच्चों गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स 1970 से स्टार्ट किया हुआ है, इन एडिशन टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। मैं सारे टाइप के जो क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं उनका वर्डिंग्स में यहाँ लिख दिया। या तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द की इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या व्हाट आर द मेन फोकस एरियाज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका मैं चलो आपको निमोनिक भी दे देता हूँ। आ जाओ, इसका निमोनिक बच्चों याद रखना, अपने रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने रूरल पीपल का हेल्प कर रहे हैं, है कि नहीं? वी आर ट्राइंग टू हेल्प दीज गाइज हु स्टे इन द विलेजेस। आई हेल्प। ठीक है, क्या है निमोनिक बच्चों? आई हेल्प। ऑलराइट, आई हेल्प द विलेज पीपल, आई कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट। तो आई हेल्प। आई का मतलब क्या हो गया बच्चों? इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एच का मतलब हम देख चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ का बात होता है इसमें। ठीक है, ई का मतलब हो गया एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ या एनहांसिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एल का मतलब हो गया लैंड। अरे अपने जितना भी इंडियन इकोनॉमिक्स में अपने देखे हैं निमोनिक्स, ऑलमोस्ट एल का मतलब क्या होता था? हमेशा लैंड होता था। ठीक है, लैंड रिफॉर्म मेजर्स, मैंने ऊपर में लिखा ना यहाँ पे कि अपने लैंड रिफॉर्म मेजर्स को बेटर तरीके से इन्फोर्स कर सकते हैं, तो वो भी आने यहाँ पे। और पी का मतलब नो, नो पॉपुलेशन, इन दिस केस पॉवर्टी। ठीक है,
सो दीज आर द मेन एरियाज जहां पे रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, जिन चीजों के कारण रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, जिससे कि उनका बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। आ जाओ। सो आई हेल्थ के बारे में आगे बढ़ते हैं। आई का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों? विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। विलेज में पकड़ लो टेली कम्युनिकेशन का जो कनेक्टिविटी होता है ना, जियो आ गया बेटा, 2G नहीं मिलता है कोई कोई गांव में, जियो 4G लेके आ गया, बोलते हैं हम 4G लगा देंगे हर जगह। कुछ कुछ गांव में 2G का सुविधा नहीं है, तो जिस गांव में 2G का सुविधा नहीं है वहां पे खड़ा करो, इसको क्या बोलते हैं, टावर्स खड़ा करो, आप कनेक्शन लेके आओ। ये सब सब क्या है? ये सब सब होता है बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर का। सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रॉपर लेके आओ, इरिगेशन फैसिलिटीज लेके आओ, राइट? सब चीज का बात आ जाएगा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलराइट, इसमें मेरे को याद आ रहा है ब्रिटिश लोग इंडिया में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कुछ चीजों में डेवलप किए थे अपने खुद के खुशी के लिए, खुद के रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ही उन्होंने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। कोई बता सकता है किन किन चीजों को ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया है इंडिया में? याद है भैया? रेलवे, रोड्स, देन ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राम, टेलीग्राम, या पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सॉरी पोस्ट एंड टेलीग्राफ। बहुत बढ़िया, गुड गुड गाइस, गुड। रोड्स था, रेलवेज था, सी पोर्ट्स था, है ना? और क्या क्या था उसमें? फिर टेलीग्राफ था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब इसको उन्होंने डेवलप किया था अपने खुद के काम के लिए, नॉट टू डेवलप इंडिया, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिफिकेशन, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, इरिगेशन, रूरल हाउसिंग जो हो गया, क्रेडिट मार्केटिंग, इस पे अपने फोकस देंगे इस चैप्टर में। क्रेडिट मार्केटिंग, क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? फार्मर्स को या रूरल पीपल को लोन देना। मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि रूरल एरियाज में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे क्रॉप्स हो, प्रोड्यूस हो गया, अगर सही ढंग से पूरे इंडिया भर में मार्केटिंग ही नहीं हो रहा है, उसका सप्लाई ही नहीं जा रहा है देश भर में, अगर तब क्या फायदा उसको प्रोड्यूस करके? तो वो चीज का मतलब है मार्केटिंग। इसका भी तगड़ा नेटवर्क होता है, तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स होता है, इसका बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है बड़े बड़े वेयर हाउसेज में, बहुत बढ़िया चीज है। एंड अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मतलब क्या हो गया? विलेज रोड्स हो गया, फीडर रोड्स हो गया टू द नियर बाई हाईवेज, ये सब ठीक है? नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के रिसर्च के लिए एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन मतलब पकड़ लो इंफॉर्मेशन का लेन देन, और कैसे आप नए इंफॉर्मेशन को, नए नॉलेज को यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में, ठीक है? ये सब चीज आता है बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? आई हो गया। चलो एच में आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में बच्चों दो ही पॉइंट मेन होता है, एजुकेशन और हेल्थ को लेके, ठीक है? क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, जो गांव के जो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, उनके क्वालिटी को बढ़ाओ। डोंट मेक देम अ लायबिलिटी फॉर द कंट्री एटलीस्ट, ठीक है? एसेट बनाओ उनको। तो क्या है, उनके लिटरेसी पे ध्यान देना होगा अगर ट्रूली अपने को रूरल एरियाज को डेवलप करना है तो, स्पेशली फीमेल लिटरेसी, उनके एजुकेशन में ध्यान देना है, उनको ट्रेनिंग देना है, प्रॉपर स्किल्स डेवलप करके, ठीक है? हेल्थ में क्या हो जाएगा? दे शुड हैव बेटर एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स हो गया, क्लिनिक्स हो गया, व्हाटएवर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, समझ रहे हो ना बच्चों? ये सब चीजें, ठीक है? नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स लेके आओ रूरल एरियाज में, जहां पे वेज एम्प्लॉयमेंट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारे रूरल भाइयों का। डेवलपिंग द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज, जिससे कि एनहांस हो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट सारे एरियाज में, सिर्फ फार्मिंग में नहीं, नॉन फार्मिंग में भी, ठीक है? लाइक फिशरीज हो गया, जैसे मैंने बताया था आपको, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज, डेयरिंग मतलब मिल्क प्रोडक्शन जो होता है,
सब चीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैंड रिफॉर्म मेजर्स। जो चैप्टर्स अपने किए हैं, स्पेशली द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ इंडियन इको, सब में लैंड रिफॉर्म्स तो था ही, और हमने देखा था कैसे मेजर फ्लॉप था ये बिकॉज ऑफ सर्टेन लूप होल्स एंड ऑल। आ जाओ, तो इसका अब ऑब्जेक्टिव, फ्रेश ऑब्जेक्टिव रखा है। क्या क्या फ्रेश ऑब्जेक्टिव है कि अपने को पूरा एलिमिनेट करना है एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड टू लैंड। उतना लैंड में फर्जी पत्र बना के उस फार्मर का लैंड अपने नाम कर लिए, ये सब वो सब, ये सब चीज को हटा देना है, ठीक है। जो रूरल पीपल है उनके कंडीशंस में सुधार लाना है बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जो हड़प लिए हैं छोटे छोटे मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स के लैंड को, उनको रिटर्न दो उनको, ताकि उनके पास भी थोड़ा खुद का लैंड हो जिसमें वो अपना जिससे वो अपना इनकम में इंप्रूवमेंट ला सके, ठीक है। भैया हाँ बोलो, वो पहला पॉइंट नहीं समझ आया। क्या बोल रही हो आयुषी, सुना नहीं मेरे को। वो पहला पॉइंट नहीं समझ आया, एलिमिनेशन वाला जो पॉइंट है ना। ये वाला क्या? हाँ ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है बाबू, देखो अपने याद है पढ़े थे ये ब्रिटिश के समय का बात ये सब, और इंडियन इकोनॉमी 1950-1990 वाले चैप्टर में भी देखे थे अपने ये सब चीज कि गवर्नमेंट भले अपने तरफ से लैंड रिफॉर्म मेजर्स लेके आया था, याद है ना, एक लैंड सीलिंग बोल के था, ये सब वो सब था। उसमें भी क्या था ना, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, उन लोग क्या है अपने फैमिली के नाम पे कुछ कुछ लैंड दे दिए, जिससे कि गवर्नमेंट के हाथ में वो लैंड नहीं जाएगा और गवर्नमेंट इसको बाकी गरीब किसानों में बांट नहीं पाएगा, बिकॉज जमींदार ने अपने बड़े बड़े फैमिलीज में जो भी मेंबर्स थे सबके अलग अलग नाम पे कुछ कुछ लैंड कर दिया, तो गवर्नमेंट छीन नहीं पा रहा था उससे। तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स किया ताकि जो छोटे छोटे फार्मर्स जिनके पास खुद का कुछ लैंड नहीं है उनको लैंड मिल जाए। But because of these exploitation techniques by the big zamindars, by the big landlords, पहले के लैंड रिफॉर्म मेजर्स जो हमारे हैं वो फेल हो गए थे। तो अब जो नया लैंड रिफॉर्म मेजर्स आ रहा है, इसमें ये जो एक्सप्लॉयटेशन जो था ना बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स, इसको एलिमिनेट करना होगा, ताकि छोटा छोटा लैंड जो है वो छोटे छोटे फार्मर्स तक पहुंचे और उनका गुजारा हो, वो अपने इनकम को बढ़ा सके। आयुषी समझ में आया? हाँ समझ गया भैया। चलो थर्ड भैया बोलो साहिल। भैया लेकिन सिर्फ लैंड देने से उन लोग को छोड़ना होगा, मेन तो उन लोग को इरिगेशन और HIV सीड्स टाइप की चीज चाहिए, क्योंकि लैंड बड़ा होने से भी उन लोग का प्रोडक्टिविटी देखा जाता है बढ़ता यूजुअली है नहीं। पर देखो दिस वुड बी अ नाइस स्टार्ट, राइट। अगर खुद का लैंड मिल जाए तो खुद की चीजों से तो प्यार होता है अपने को ना ज्यादा, तो खुद का लैंड मिल जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट साल पकड़ लो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, नेक्स्ट 2 साल बाद गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि अब वो ध्यान दे सकता है लैंड की प्रोडक्टिविटी, है कि नहीं? हाँ भैया लेकिन क्योंकि देखा गया लैंड जब दिया था तो उसमें 20-25 साल लग गया था, लेकिन फिर भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। लेकिन अगर इरिगेशन और HIV में फोकस करता तो 5 साल में रिजल्ट पाता। देखो वो जो रिजल्ट तुम बोल रहा है वो डिफरेंट एरियाज में अलग अलग तरीके से डिफर करता है, ठीक है। गवर्नमेंट का 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव होता है। पहला चीज क्या है कि सब गरीबों में लैंड बांट दो। अरे हमारा देश बहुत बड़ा है, बड़े बड़े फार्म लैंड्स है, कुछ कुछ एक आध लोगों के पास क्यों बहुत सारा लैंड है, लैंड को बांट दो। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि लैंड का जो प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने में भी लोग जुटेंगे, यूजिंग जो तुम बोला इरिगेशन फैसिलिटीज एंड HIV सीड्स, ठीक है। तो पहला चीज क्या है, लैंड दो, और दूसरा चीज क्या है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाओ। बिकॉज अगर तुम किसी और लैंडलॉर्ड के अंदर अगर तुम काम कर रहे हो तो यू आर एट देयर मर्सी, जो तुमसे रेंट चाहे तुमको देना पड़ेगा।
तो देन अगेन वी आर बैक टू द फर्स्ट चैप्टर, द जमींदारी सिस्टम, ब्रिटिशर्स वाला, याद है ना, जहां पे फार्मर्स किसी और के अंडर थे और वो गंदे तरीके से लूटता था, लगान लेता रहता था। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहा कि सबको अपना अपना लैंड मिल जाए, भले बहुत छोटा मिले, लैंड मिल जाए सब। फिर हम लोग दूसरे ओर से उनके प्रोडक्टिविटी और उनके प्रोडक्शन में ध्यान देंगे कि लैंड को कैसे फर्टाइल बनाया जाए यूजिंग, साहिल तुम जो चीज बोला, इरिगेशन एंड HYPC। हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब हेल्थ पूरा खत्म करते हैं, चलो। P फॉर पॉवर्टी, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। वी आर बैक टू द फोर्थ चैप्टर, पॉवर्टी वाला। ये तो अपने को पता ही है, ठीक है, कि बहुत लोग 22% इनफैक्ट लोग जो है पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इनके लाइफ में तो सुधार अपने को लेके आना ही पड़ेगा बॉस, ठीक है। चलो, सबको समझ में आ गया ये चीज। व्हाट आर द की इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट बच्चों? आई हेल्थ। डोंट लुक एट द स्क्रीन, जस्ट फॉलो करो इस चीज को। आई का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एच का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ का बात करोगे इसमें। ई का मतलब है डेवलपमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एल का मतलब है लैंड रिफॉर्म मेजर्स वर्जन 3.0। हर एक साल, मतलब हर एक चैप्टर में एक नया वर्जन लिखते हैं अपने, राइट। और पी का मतलब है एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का टोटल खात्मा, ठीक है। चलो आ जाओ, वेरी गुड। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स था बच्चों। हर्डल्स इन रूरल डेवलपमेंट। सब कुछ तो रोजेस नहीं होता ना, थॉर्न्स भी होता है उसमें। क्या है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट था, इट हैज बीन ऑन अ डिक्लाइन। इन विच सेक्टर? इन द रूरल सेक्टर। बिकॉज गवर्नमेंट के पास क्या है ना, उतना पैसा नहीं बचा। गवर्नमेंट क्या है, बेच बेच के अपना, कंपनीज को बेच बेच के, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, इफ यू रिमेंबर, बेच बेच के बोरोइंग्स कर करके हालत तो पूरा खराब कर चुका है। तो अब उस जितना पैसा वो पहले फंड करता था रूरल एरियाज में, याद है ना, सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर, आपने पढ़े थे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर। वहां आपने पढ़े थे कि गवर्नमेंट भर भर के सब्सिडी देता था एग्रीकल्चर में। अब पैसा ही नहीं खुद के पास, गवर्नमेंट के पास, कहां से पैसा देगा, कहां से इन्वेस्ट करेगा एग्रीकल्चर में। तो एक इनसफिशियंसी वाला माहौल हो गया कि पकड़ लो, रूरल एरियाज को चाहिए 1 करोड़ रुपया, तो गवर्नमेंट से फंडिंग कर पा रहा है 25 लाख रुपए का। तो वैसा हिसाब हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट में क्या है? डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, inadequate social and economic infrastructure. Inadequate social and economic infrastructure, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बोलो। वो भी बोले ना कि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं रहता था इन्वेस्ट करने को। हाँ बोलो। गवर्नमेंट के पास पैसा, तो फिर ये तो बहुत पहले का चीज है ना। नहीं नहीं बाबू, ये करंट चैलेंजेस है अपना, करंट चैलेंजेस। गेटिंग इट? अपने जो इंडियन इको में पहला 3 चैप्टर पढ़े हुए हैं, वो 1947 तक था, फिर 52 1990 तक था, फिर 1991 से था। अब जो अपने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं अपने, ये अपने अब प्रेजेंट तक आ चुके हैं। समझ गई हो? हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पास उतना जितना पहले फंडिंग करता था, उतना गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करता। बिकॉज गवर्नमेंट को मिसाइल भी खरीदना है, यहाँ से जेट्स भी खरीदना है, रफाल खरीदना है, चाइना से बचाए रखना है, पाकिस्तान से बचाए रखना है। अब हर तरफ पैसा बढ़ जाता है ना, और गवर्नमेंट बेचारा कितना बोरो करेगा, कहाँ से बोरो करेगा पैसा, इसीलिए। समझ में आ गया इसी? हाँ। नेक्स्ट आओ, लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो है, अभी भी सब लोग क्या है ना, रूरल एरिया को एसोसिएट करते हैं एग्रीकल्चर से, कि हाँ वहां पे काम है तो क्या है, एग्रीकल्चर। अरे अर्बन एरियाज में कम से कम भेलपूरी बेच पाओगे, फुचका बेच पाओगे, है ना। और रूरल एरियाज में क्या है, सिर्फ एग्रीकल्चर है, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसे गांव वाले सोचते हैं।
और उनका सोचना गलत भी नहीं है, बिकॉज जो नॉन फार्म सेक्टर है रूरल एरियाज का, वो ठीक से अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि एग्रीकल्चर से एक्स्ट्रा लोगों को हटा के फिशरीज, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर में घुसा सके। तो यहाँ पे क्या एक लैक है ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसीलिए क्या है ना, एग्रीकल्चर में लोग बढ़ते जा रहे, काम उतना ही हो रहा है पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैजुअल लेबरर्स। बहुत लेबरर्स क्या है, कैजुअल, दे डू नॉट, माने दे हैव बीन कंडीशनड लाइक दिस कि उनको ना किसी के अंदर काम वाम नहीं करना है, पूरे समय के लिए परमानेंटली काम नहीं करना है। दे वांट टू बी सॉर्ट ऑफ, होता ना इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते ना, फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स कौन हो गए, जो कि काम ढूंढते हैं पर किसी के अंडर काम नहीं करते। तो वैसे कैजुअल लेबरर्स कौन हो गया ना, इन लोग एक नया यूथ है रूरल एरियाज का, जिन लोग को हर समय किसी के अंदर काम करने का मन नहीं। उन लोग अलग अलग एरियाज में घूम के अलग अलग काम ढूंढते कुछ समय के करने के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया ना कि इन लोग को खुद ही परमानेंटली कहीं बैठ के काम नहीं करते, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आज नेक्स्ट अपने आते हैं, हाँ यही तो मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके 2020 के सैंपल पेपर में आया था, लेटेस्ट वाले में नहीं, इसके पहले वाले में। क्या क्वेश्चन है, फॉलो करो। रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डू यू अग्री? ऑफ कोर्स वी ऑल विल अग्री, पर रीजंस क्या क्या है वो जानना जरूरी है। ठीक है, एक क्या है, इंडिया को अगर स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है तो रूरल इकोनॉमी का जो ग्रोथ है इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। क्योंकि देखो अर्बन एरियाज में वैसे भी सब कुछ है यार, सब लोग सब कुछ लेके मजे से जी रहा है, तो अब एफर्ट डालो रूरल एरियाज में। अर्बन एरिया डेवलप हो चुका है, अब रूरल एरिया वो क्यों इंडिया को दबाए, उसको भी इंडिया को आबाद करने दो। तो अगर वो आबाद होगा तो इंडिया भी और बढ़ते जाएगा। जो रूरल एरियाज के लाइबिलिटी वाले पीपल है ना, वो भी एसेट की तरह काम करेंगे, प्रोडक्शन और होगा, इनकम और बढ़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रूरल इकोनॉमीज जो है वहां पे ट्राइबल पीपल लोग भी रहते हैं, ट्राइब्स आर लिविंग, ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, जिन लोग अभी तक बार्टर सिस्टम कर रहे हैं। कोई फॉरेस्ट के अंदर छोटा सा 100 जन 150 जन का बड़ा सा फैमिली है, पकड़ लो उनका एक, तो सिर्फ वही है वहां पे, बस आपस में दुनिया से पूरे अलग। दे आर डेकेड्स अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, तो उनको भी तो सिविलाइजेशन के पथ में लेके आना है ना। अभी तक उन लोग क्या है, दे आर यूजिंग एज ओल्ड प्रोडक्ट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। उनको पता ही नहीं इंटरनेट क्या है, व्हाट्सएप क्या है, कोरोना भी पता है कि नहीं पता है वो भी नहीं पता। सोचो, they lag behind the cities by decades. तो how can we let this happen? अगर अपने को इंडिया को आगे बढ़ाना है, इतना बड़ा आबादी है हमारा, सबको एसेट बनाओ, किसी को भी पीछे मत हटने दो, क्योंकि कोई पीछे हटेगा तो वो इंडिया को पीछे घसीटता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्रेन ड्रेन वाला समस्या, सिचुएशन ऑफ ब्रेन ड्रेन। रूरल एरियाज क्यों रूरल ही रह जाता है, बिकॉज वहां की जो यूथ है, जिन लोगों को अपने पापा फार्मर के एग्रीकल्चरल फार्म में जूनियर फार्मर नहीं बनना है, उन लोग क्या है, आते हैं फिर हमारे सिटीज में, और वही हो गया, पाव भाजी बेचते हैं बना के, फिर क्या बोलते हैं, भेलपूरी बेचते हैं, चूरन बेचते हैं, रोड साइड में जो होते हैं ना, इन लोग स्कूल के बाहर भी दिख जाएंगे अपने को, तो लोग ये सब काम करते हैं आके यहाँ पे। इससे बढ़िया, कितना बढ़िया होता है इन लोग अपने ही रूरल विलेज में रहते और उसी को आगे बढ़ाते। क्या पता इट वुड हैव बीन द नेक्स्ट कोलकाता, वुड हैव बीन द नेक्स्ट पुणे, हो सकता है ना। तो अनडेवलप्ड रूरल एरियाज जो है, वहां की यूथ दे मूव आउट फ्रॉम द विलेजेस टू सिटीज एंड देन फ्रॉम सिटीज टू अदर कंट्रीज। तो इससे क्या होता है, सिचुएशन ऑफ ब्रेन ड्रेन हो जाता है।
ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ब्रेन ड्रेन को लेके। सेकंड पॉइंट हो गया ट्राइब्स को लेके। पहला पॉइंट हो गया जनरल चीज को लेके कि हमें रूरल इकोनॉमी के ग्रोथ को एड्रेस करना। भैया बोलो। भैया पर लगता नहीं है गवर्नमेंट जानबूझ के ट्राई कर रहा है कि ये ज्यादा डेवलप नहीं हो, क्योंकि ये जो सिचुएशन ऑफ ब्रेन ड्रेन है यहाँ पे, अगर इन लोग कोई भी विलेज को कोलकाता बॉम्बे ऐसा कुछ बनाना चाहेगा, लोग एग्रीकल्चर से हट के दूसरे फील्ड में जाएंगे, खाना का कमी होगा और ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, हर चीज में प्रॉब्लम होगा, ये बैलेंस को हिट करेगा तो खराब ही होगा, क्योंकि अर्बन एरिया सरवाइव कर रहा है उन लोग की वजह से। बिल्कुल सही है। आज थिंक अबाउट दिस ना, थिंक अबाउट यूएस। क्या यूएस में तो कोई गरीब है नहीं जनरली ऐसे। यूएस में जो गरीब होगा, यूएस के हिसाब से जो गरीब कहलाएगा वो हम जैसे मिडिल क्लास लोग होंगे वहां पे। अब वहां पे भी तो एग्रीकल्चर जोरों शोरों से है। क्या होता है, लेट मी टेल यू। अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुम, पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जबरदस्ती नहीं चाहता कि डेवलप हो। देखो क्या है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए पूरा ट्राई करता है। क्या है कि कोई लैंड में पकड़ लो, दरकार है सिर्फ 5 जन का, 20 लोग घुसे पड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट क्या चाह रहा है कि जो 15 एक्स्ट्रा है ना वो दूसरे काम में शिफ्ट करे, ताकि 5 जन जो है वो जिसका दरकार था एक्चुअल में एग्रीकल्चर में, वो अपना काम अच्छे से करे। अब और चीज सोच लो, अगर उस 5 जन में से भी अगर पकड़ लो 2-3 जन और निकल जाता है दूसरे चीजों में, जहां और डेवलपमेंट हो रहा है वहां निकल जाता है, तो जो 2-3 जन बचेगा ना, उन लोग क्या है, दे कैन बाई ह्यूज ट्रैक्टर्स, दे कैन मैकेनाइज एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर क्या लेबर इंटेंसिव है, बाद में जस्ट एज इन यूएस एग्रीकल्चर कैन बिकम कैपिटल इंटेंसिव। 2-3 फार्मर ही होंगे और बड़े बड़े ह्यूज लैंड में सिर्फ 2-3 फार्मर जस्ट बाय देयर मशीन्स एंड ऑल पूरा मस्त तरीके से फार्मिंग कर, तो वो भी पॉसिबल। तो जो 15 लोग जो निकल रहे खेत से, उन लोग क्या विलेज में ही कोई काम ढूंढेंगे क्या? हाँ, वो लोग विलेज में ढूंढ सकते हैं, उन लोग सिटीज में आ तब सकते ठीक है। हैं। गवर्नमेंट के लिए बेटर क्या होगा ना कि उन लोग को सिटीज तक आने में रोके, बिकॉज इससे क्या होता है, सिटीज में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। अपने देखते ना खुद ही कितना ज्यादा गाड़ी घोड़ा दौड़ता है, कितना पोल्यूशन होता है। इससे बढ़िया तुम 15 जन जो निकल रहे हो एग्रीकल्चर से, तुम विलेज में ही रहो। विलेज में हम तुमको और काम देंगे, तुम पोल्ट्री में घुस जाओ या तुम आईटी सेक्टर में घुस जाओ, गांव के कुछ ना कुछ करो, पर गांव में ही करो। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा? हाँ भैया। हाँ, इससे क्या होगा, अनड्यू प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी जो एकदम ओवर क्राउडेड अर्बन एरियाज है, और विलेज का भी भला होगा। विलेज में भी क्या धीरे धीरे करके सारे सुख सुविधा जो है वो आते रहेंगे। ये चीज होता है, ठीक है। तो ये ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट जो हाल में बहुत ज्यादा हो चुका था, सुसाइडल अटेम्प्ट्स बाय द फार्मर्स। इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा क्रेडिट फैसिलिटीज भी, ताकि इन लोग सुसाइड नहीं करें। बिकॉज इन लोग सुसाइड करेगा अगर, तो इनडायरेक्टली सिटीज अर्बन एरियाज को भी इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज ऑब्वियसली फिर क्या होगा, फूड शॉर्टेज हो जाएगा। अगर फार्मर्स लोग भारी मात्रा में सुसाइड करते जाए तो इसका रिपल इफेक्ट होगा ना ऊपर की तरफ, हमारी तरफ। हमारे यहाँ जो प्याज 100 रुपए में, देखो मैं आज प्याज लेके आया, सच्ची में माय मदर आस्क्ड मी टू ब्रिंग onion today, 100 rupees per kilo, 100 rupees। ये सब क्यों होगा? फिर सुसाइड करते रहेंगे इन लोग तो और शॉर्टेज होगा सारे फूड प्रोडक्ट्स का, और दाम बढ़ेगा हर चीज का। इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। तो सुसाइड करेगा फार्मर्स, it shakes up the entire economy as it hampers the growth of urban centers too। तो इसको भी रोको, रूट कॉज को ही रोक दो, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, तब इंडिया बढ़ेगा आगे। नेक्स्ट, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी इमीडिएट नीड है। एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेके आओ, तब बढ़ेगा आगे। उससे क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा और
enable the people to grow economically by staying in their own villages, ठीक है। आपको स्कूल मिल रहा है आपके एरिया में, आपको हेल्थ सर्विसेज बढ़िया से बढ़िया मिल रहा है, आप क्यों आना चाहोगे सिटीज में? वहीं पे रहो, उसको नया कलकत्ता बनाओ, नया हैदराबाद बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए इन सारे पॉइंट्स के थ्रू ही, इसलिए रूरल इकोनॉमीज मस्ट ग्रो द सेम एज अर्बन इकोनॉमीज। अचीविंग दिस वुड ओनली लीड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इन सब चीजों के थ्रू होगा रूरल डेवलपमेंट और फिर होगा इंडियन डेवलपमेंट, ठीक है। नहीं तो कभी ना कभी अगर ये बहुत बिगड़ गया ना बेटा, इंडिया का जो नींव है ना वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, ये चीज, ठीक है। तो ये मस्त तरीके से अपना रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट टॉपिक खत्म, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं कि अपने इस चैप्टर में जो है क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स देखेंगे, समझ लो। रूरल डेवलपमेंट में बच्चों अपने पढ़ने वाले हैं क्रेडिट के बारे में, क्रेडिट फैसिलिटीज अपने पढ़ेंगे, क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में कि फार्मर्स को कैसे लोन मिलता है, क्या चीज के लिए वो लोन यूज करते हैं, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा मार्केटिंग फैसिलिटीज, कि किस तरीके से फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो देश भर में फैलेगा और उनको उनका सही प्राइस मिलेगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए उनके साथ, उनको उनका सही प्राइस मिलना चाहिए। ये दूसरा चीज पढ़ेंगे अपने इसमें। तीसरा अपने पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का भी बहुत सारा अलग अलग हिस्सा है बच्चों, जैसे मैंने बताया नॉन फार्म सेक्टर्स जो हो गया, क्या है, फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया जिसमें पोल्ट्री भी आता है, डेयरिंग हो गया, डेयरिंग मतलब क्या है, मिल्क प्रोडक्शन, कि एक फैक्ट्री खोल लो, मतलब एक एरिया ले लो जहां 100, 150, 200 गाय है, दूध निकालो दिन भर, डेयरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्या बोलते हैं ये, हॉर्टिकल्चर। गोल्डन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे अपने, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर का क्या मैशअप है जानेंगे अपने, ठीक है। एंड लास्ट इसमें आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि कैसे हम हमारे रूरल एरियाज को आईटी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हर चीज का फटाफट मतलब प्राइसेस पता चले और नया टेक्निक इनको समझ में आए, बहुत हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन भी अपने देखेंगे। लास्ट में अपने देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, लास्ट में अपने देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो बहुत ही छोटा सा पार्ट रहेगा। इट इज विद रिगार्ड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, कि कैसे केमिकल पेस्टिसाइड्स को हटा के मैन्योर्स यूज करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा महंगा भी होता है, ठीक है। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग, राइट। तो इन 4 कोर एरियाज को अपने को इस चैप्टर में देखना, क्रेडिट फैसिलिटीज, मार्केटिंग फैसिलिटीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू दीज फिशरीज एंड ऑल जो मैंने बताया आपको, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर था तो एक बार बता दो मेरे को। यस बोल। हाँ भैया। लिखते जाओ सभी। ठीक है, ओके। तरंग मेरे को बताओ तो बाबू, आई हेल्प का क्या फुल फॉर्म था? आई का था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड,
H का था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, वेरी गुड। E का था एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वेरी गुड। L का था लैंड रिफॉर्म्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और लास्ट E से था एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देवांश बाबू, मेरे को बता पाएगा तुम व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? Rural development is a continuous, comprehensive socio-economic process which includes development of all the aspects of rural area. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब अपने आते हैं रूरल क्रेडिट, जो मैं ऊपर 4 जो कोर एरियाज थे उसमें से पहला एरिया जो है उसका बात करते हैं अपने रूरल क्रेडिट। इसका सिंपली मतलब क्या है कि फार्मर्स को लोन देना। अब प्रॉब्लम क्या बच्चों, देखो फार्मर्स के पास है ना रिटर्निंग कैपेसिटी नहीं होता है। पहला बात है, आप अब आज मैं अगर 50 करोड़ का लोन लेने जाऊं, मुझे धक्के मार के निकाल देंगे बैंक से, बोलेंगे कोलैटरल दो मेरे को कुछ। तुम 50 करोड़ तुम ले रहे हो, थोड़ा कम से कम 20-25 करोड़ का कोलैटरल दो, कुछ मॉर्टगेज रखो मेरे पास, कुछ गिरवी रखो कि हाँ तुम्हारे पास कैपेसिटी है कि तुम इतना रीपे कर सकते हो बाद में। नहीं तो हर लल्लू पंजू क्या होता, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का लोन ऐसे ले लेता। ऐसा नहीं होता है ना। अब फार्मर्स के पास प्रॉब्लम क्या है उनके पास सिर्फ लैंड, और जैसा हमने देखा बहुतों के पास तो लैंड भी नहीं खुद का। तो फार्मर के पास सिर्फ गिरवी रखने को क्या है, लैंड ही तो है। दे डू नॉट हैव सच high-fi assets and all. They don't have goals, they don't have FDs, they don't have stock investments and all. तो किसको गिरवी रखेंगे? वो लैंड को गिरवी रखेंगे, पर लैंड होता नहीं आधा लोगों के पास, लोन मिलता नहीं उनको फिर। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि फार्मर्स को अगर प्रॉपर सोर्सेज से लोन नहीं मिलता है, क्योंकि दे डोंट हैव कोलैटरल, लोन नहीं मिलता है अगर प्रॉपर सोर्सेज से, मेरा मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, ऑल दैट, तो फार्मर किसके पास जाएगा लोन लेने के लिए? फार्मर जाएगा मनी लेंडर्स के पास लोन लेने के लिए, जो इनफॉर्मल सोर्सेज है। और वो तो भैया गंदा वाला रेट चार्ज करते हैं कि 1 लाख रुपए तुम लोन ले रहे हो, चल बेटा ठीक है, 1 महीने में तू मुझे देगा 1,10,000 10,000 इंटरेस्ट इन 1 मंथ। सोच लो गंदगी। ठीक है, तो ये सब उन लोग करते हैं, और इससे क्या होगा, फार्मर जो है फिर सुसाइड कर लेता है। तो बहुत बड़ा लफड़ा है इसमें। ठीक है, पर उन लोग को लोन भैया सुने, बोलो। साहिल कुछ बोल रहा है तुम? हाँ भैया बोलो। हम बोल रहे थे देना बैंक जब प्रॉपरली फॉर्मलाइज नहीं हुआ था, सुनने में आया था इट चार्ज्ड 6% पर मंथ। 6% पर मंथ? हाँ, जब एकदम स्टार्टिंग में, जब प्रॉपर लोग नाम सुनना भी शुरू नहीं किए थे, बिना कोलैटरल ये सब के, मनी लेंडर टाइप से। अच्छा, बिना कोलैटरल के? हाँ, हो सकता है, अगर तुम बोल रहे हो तो हो सकता है मेरी ये चीज। मतलब कितना एक्सॉर्बिटेंट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सोच रही है 6% पर मंथ। अभी एफडी राइट नाउ एफडी दे रहा है 5.5%, 6% पर ईयर, सोचो। और वहां 6% पर महीना इंटरेस्ट लोन पे। उफ, तौबा तौबा। ठीक है, आ जाओ। यहाँ एक और क्वेश्चन देख रहे हैं अपने, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट? हमने समझ लिया क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट क्या का मतलब क्या है कि जो मैं बताया था आपको, फार्मर्स लोग को लोन चाहिए होता है फॉर ऑल इट्स स्टफ्स। ठीक है, अब क्या स्टफ्स है वही देखना हमने, क्यों उनको लोन चाहिए। गरीब तो है एकदम, कौन सा उनको आईफोन लेना है, कौन सा उनको ओप्पो लेना है, कौन सा उनको माइक्रोमैक्स तक भी लेना है, फार्म में रहना है बस, तो क्यों लोन लेंगे? आओ देखते हैं क्यों लोन चाहिए। एग्रीकल्चर का बच्चों सबसे बड़ा चीज क्या है ना, देयर इज अ ह्यूज टाइम गैप। जब आप सीड्स को स्टो कर रहे हो और जब आप उसको काट पीट के बेच पाओगे, बीच में बहुत सारे महीने गुजर जाते हैं।
अब फार्मर क्या किया, पूरा पैसा लगा दिया उसके देखभाल में। अपने यहाँ के अपने को हर महीना पैसा मिल जाता है, किसी का सैलरी है, किसी का बिजनेस है, हर महीना के महीना पैसा मिल जाता है। बट फार्मर के साथ तो ऐसा नहीं है ना। फार्मर को महीना के महीना पैसा नहीं, सीजन के सीजन पैसा मिलता है। अभी कुछ सो किया वो, 4 महीने बाद 5 महीने बाद जब फसल की कटाई होगी, जब बेच पाएगा वो, तब उसको प्रॉपर पैसा मिलेगा ना। तब तक वो गुजारा भी करे तो कैसे करे, घर तो चलाना है उसको भी, उसके लिए भी लोन लेता है। और दूसरा जो मेन चीज है, सो करने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, लैंड को इंप्रूव करने के लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स है ना तेना, कितना कुछ है। ये जो मेन चीज है, उसके काम का चीज जो है, उसके लिए भी उसको लोन चाहिए होता है। समझ में आया? तो मेनली फार्मर्स को चाहिए क्रेडिट फॉर 2 रीजंस। दे वांट लोन्स फॉर 2 रीजंस। वन इज प्रोडक्टिव पर्पस, उसके काम के लिए। द सेकंड वन इज अनप्रोडक्टिव पर्पस, उसके जीने के लिए, उसके नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। ठीक है, आ जाओ। ओके, तो इंपॉर्टेंस अपने समझ लें। एग्रीकल्चर में क्या है ना, लॉन्ग टाइम गैप है बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। बहुत टाइम लगता है, महीने लगते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स को गुजारा करने के लिए चाहिए लोन। ओके, तो ग्रोथ जो है ना रूरल इकोनॉमी का, वो टोटली डिपेंडेंट है टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि जब फार्मर को लोन चाहिए उसको तब टाइमली मिल जाए। सीजन का क्या भरोसा है, रेनफॉल का क्या भरोसा है। फार्मर अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए अभी, जब अच्छा मौसम हो गया एकदम, जब वो अच्छे से सीड्स को सो कर सकता है, और 1.5 महीना बाद उसको पैसा मिल रहा है। जब वापस से एकदम ड्रॉट कंडीशन आ गया है, बारिश ही नहीं हो रहा है, तब तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर टाइमली पैसा मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, तो ही विल रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन व्हाटएवर ही डज। ठीक है, जिससे कि क्या है, कंडीशन इंप्रूव होगा फार्मर्स का, और उनका एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं। ठीक है, मेनली फार्मर्स को क्यों चाहिए स्ट्रांगली लोन, ये सब मेन क्या है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिव पर्पसेस। प्रोडक्टिव मतलब जो उसके काम में लगे। आज मैं कोई लोन दूंगा अपने सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए, बेंचेस खरीदने के लिए, और 2-3 एसी लगाने के लिए, तो मैं प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन ले रहा हूँ। पर अगर मैं लोन लेता हूँ अपना शूज खरीदने के लिए, मूवी हॉल में खाना, मैंने मूवी जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, हॉलिडे ट्रिप मारने के लिए, तब वो मैं लोन ले रहा हूँ फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है, ओके। प्रोडक्टिव पर्पस, टू बाई सीड्स, फर्टिलाइजर्स, कैटल, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब एक्स्ट्रा एग्रीकल्चरल आइटम्स, लैंड, or to make permanent improvements on land such as wells को dig करना या fencing करना लैंड का। क्लास 9-10 में हर एक मेंसुरेशन के सब में ये चीज होता था ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लैंड एट ₹20 per meter। वो याद आ गया इस लाइन को पढ़ के, है ना, फेंसिंग ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए भी वो लोन लेता है। नेक्स्ट क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव पर्पस, मैरिज हो गया, बर्थ में पैसा लगता है, डेथ में पैसा लगता है, कितने चीजों के लिए पैसा लगता है। कुछ पुराना लोन लिया हुआ उसको चुकाने के लिए तुम नया लोन ले रहे, जैसे हमारा गवर्नमेंट करता है, तो उसमें भी लोन लगेगा। किसी साल क्रॉप फेलियर हो गया, फैमिली को तो चलाना ही आगे, तो लोन लेके चलाओगे, उसके लिए भी अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन चाहिए अपने को। So loans taken for religious ceremonies, marriage, birth, death, settling of old debts, supporting families in times of crop failure, etc. तो ये सब चीज के लिए ना फार्मर को क्रेडिट चाहिए, तो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए सब चीज के लिए। बिकॉज अगर होता ना फूड चेन में अगर मेन सोर्स ही नहीं हो, तो आगे का सब टॉपल हो जाएगा, आगे की सब चीज बिखर जाएंगे। तो अगर फार्मर को टाइमली नहीं मिले क्रेडिट, तो भैया बड़े पंगे हैं। ठीक है, इसीलिए अ प्रॉपर क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम इज क्रूशियल
फॉर रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। इसलिए एक प्रॉपर क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम चाहिए फॉर द रूरल एरियाज। ठीक है, so this is a very important answer to a very important question. Question क्या था? What is the importance of credit in rural development? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। चलो, पहले के समय में क्या था ना, जो ट्रेडिशनल तरीका था लोन लेने का, पहले तो बैंक्स भी कुछ नहीं था, और जो थोड़े बहुत बैंक आ रहे थे वो अपना ब्रांचेस कहां खोलते थे बताओ तो? थोड़े बहुत जो बैंक्स आने लगे थे इंडियन इकोनॉमी में, वो कहां ब्रांचेस खोलते थे? अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज। उनको तो मतलब ही नहीं था गरीबी से, उनको तो प्रॉफिट कमाना था यार। उनको पता है गरीब आदमी क्या प्रॉफिट देगा, अर्बन एरियाज में खोलो, वहां सुख सुविधा रहेगा, पूरा प्रॉफिट जम पे कमाएंगे अपने। ठीक है, तो उस समय का मैं बात बता रहा हूँ। उस समय फार्मर्स लोग को देखो, लोन तो हमेशा से चाहिए फार्मर्स को, तो उस समय फार्मर कहां से लोन लेता था बच्चों? उस समय लोन लेता था फ्रॉम मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स हो गया, कभी कभार रिलेटिव्स हो गया, कुछ कुछ ट्रेडर्स भी होते थे, और कभी कभार अपने लैंडलॉर्ड, अपने खड़ूस लैंडलॉर्ड जिसको वो रेंट पे करता है, उससे भी वो लोन ले लेता था। तो बच्चों, अच्छा नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है, फॉलो करो। जो मैं 4 जनों का नाम लिया हूं, इनको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। Non-institutional sources. These are not guided by any law. They can charge whatever rate, whatever interest they want to charge for you. ठीक है, these are not government registered and all कि I am a money lender, मेरा government ID ये है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पहले के समय जो ट्रेडिशनल तरीका था लोन लेने का, लोन लेते थे फार्मर्स कहां से? मनी लेंडर्स से, रिलेटिव से, ट्रेडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, फिर आफ्टर 1969 बच्चों, 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था काफी बैंक्स का। जो प्राइवेट बैंक्स थे, गवर्नमेंट ने उनको नेशनलाइज कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था, ताकि रूरल एरियाज में रीच बढ़ाए। तो 1969 के बाद the government it felt the need to have a proper banking system specifically for the rural areas and their upliftment। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का आगमन हुआ। क्या क्या है इसमें देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया इसमें, एंड सबका बाप, द फादर ऑफ एवरीबॉडी, नाबार्ड। नाबार्ड। नेक्स्ट है एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। समझ में आया? सो आफ्टर 1969 इन सब फॉर्मल चीजों का इंट्रोडक्शन हुआ टू द रूरल एरियाज। जो जो प्रॉब्लम्स इन चारों के थ्रू फार्मर्स फेस कर रहे थे, उसका समाधान कुछ हद तक ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लेके आया। ठीक है, आ जाओ। ओके बच्चों, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है, these have been the traditional source of agricultural credit in India. मनी लेंडर्स, सबसे गंदे जो लोग हैं, शाइलॉक द ज्यू, सबसे गंदे लोग जो है वो मनी लेंडर्स। इन लोगों का काम ही है कि कुछ कुछ मुर्गियों को पकड़ना और उनको लोन देना, ले पैसा ले, पर तुझे मुझे गंदा पैसा रिटर्न देना। गंदा पैसा का मतलब क्या है? भयंकर इंटरेस्ट के साथ तू मुझे पैसा रिटर्न। सो बहुत ही गंदा टर्म्स एंड कंडीशंस इन लोग रखते हैं। दीज आर बेसिकली माइजर्स। इन लोग क्या दूसरे के जो हालात है उससे खुश होते हैं लोग। ठीक है, गंदे हालातों पे खुश होते हैं। Money lenders, from the very beginning, money lenders have been advancing a major share of farm credit.
they occupy the prime place among non-institutional sources. They occupy the prime place. ये चारों जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, उसका जो प्रधानमंत्री है, जो हेड है, वो ये मनी लेंडर है. उन लोग एक्सप्लॉइट करता है पीजेंट्स को थ्रू हाई ह्यूज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. हाई भी नहीं बोलेंगे, ह्यूज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. और साथ ही साथ उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी कर देता है विदाउट देयर नॉलेज. देखो आईटी तो है नहीं यहाँ पे, सब बुक्स में ही लिखा रहता है कि अच्छा इतना लोन गया है, इतना इंटरेस्ट होता है इसमें, इतना ईएमआई के थ्रू तुम रिटर्न किए हो. और इन लोग ठहरे अंगूठा छाप जो फार्मर्स हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं इन लोग. तो अकाउंट का खाता भी पड़ा रहता है मनी लेंडर्स के पास, उसमें जो प्लस माइनस एक्स्ट्रा करना होता है, ये माल प्रैक्टिस जो है इन लोग करते हैं आराम से. तो ऑन दी वन हैंड दे चार्ज ह्यूज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ऑन दी अदर हैंड वो इनका जो हैंड रिटन अकाउंट्स है उसको भी मैनिपुलेट कर देते हैं. गंदगी, ठीक है. अब रिलेटिव्स क्या है, गंदे नहीं है इन लोग, नहीं वो नहीं, गंदे नहीं है इन लोग. रिलेटिव से मतलब हमारा क्या है, पकड़ लो कोई मतलब शॉर्ट टर्म क्राइसिस ही आ गया, पकड़ लो फार्मर को किसी को हॉस्पिटलाइज करना है या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, अचानक से पैसे चाहिए, रिलेटिव है, थोड़ा पैसा वैसा है उनके पास, तो उनसे भी पैसा मिल जाता है, ठीक है. एंड दीज ऑफ्टन कैरी नो इंटरेस्ट, दे ऑफ्टन कैरी नो इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है. हाँ, जैसे मैं पकड़ लो, मेरा कोई फ्रेंड मेरे से मांगा कि आदर्श यार मेरे को 10,000 रुपीज दे दे, मैं एक महीने में, एक हफ्ते में, एक महीने में रिटर्न कर दूंगा, तो आई वोंट चार्ज एनी इंटरेस्ट फ्रॉम देम, राइट, दैट्स नॉट माय जॉब. तो वही चीज है. Cultivators borrow funds from their own relatives in times of crisis. ठीक है. These often carry no interest. Interest नहीं लगता है समय, and normally returned after harvest. Because harvest के बाद farmers के पास पैसा आ जाता है, तो वो जिससे जो लोन लिया चुका देता है. Traders ठहरे दूसरे टाइप के कमीने लोग. ट्रेडर्स क्या करते हैं बच्चों, मनी लेंडर्स का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म है ट्रेडर्स. इन लोग क्या है, इन लोग इसमें भी अपना धंधा का प्रॉफिट देखते हैं कि इन लोग बोलते चल ठीक है फार्मर भाई, मैं तेरे को लोन दे दूंगा, मेरा कंडीशन तू समझ ले पर कि तुझे मुझे इतना सारा क्रॉप्स देना पड़ेगा इतने कम प्राइस. समझ में आया? मतलब जहां 1-1 किलो फार्मर पकड़ लो 8 रुपए में बेचता बाहर, अब इन लोग को ही बेचना पड़ेगा, ट्रेडर्स को ही बेचना पड़ेगा फार्मर को 1-1 किलो पकड़ लो 2 रुपए 3 रुपए. कहाँ 8 रुपया, कहाँ 1-1 किलो 2-3 रुपया, ठीक है. तो ये एक अलग तरीके का मैल प्रैक्टिस हो गया. तो ट्रेडर्स लोग क्या है, दे प्रोवाइड क्रेडिट ऑन द मॉर्टगेज ऑफ क्रॉप्स एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. इन लोग मॉर्टगेज कर देते हैं क्रॉप्स को कि तेरा क्रॉप सब मेरे नाम हुआ. सोल्ड टू देम एट लो प्राइसेस. ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? तो भैया, हाँ बोलो साहिल. सोचिए क्रॉप का दाम है 8 रुपया, ट्रेडर बोला हमको बेचो तुम 2 रुपया में, तो ट्रेडर सोचिए मंथ के बिगिनिंग में 100 रुपया दिया, तो एट द एंड ऑफ द मंथ फार्मर उसको सिर्फ 50 किलोज ऑफ दैट क्रॉप दे देगा क्या? हाँ वैसा कुछ. अच्छा, बिल्कुल सही. जहां 50 किलो बाबू, 50 इंटू 8 कर लो, कितना हो गया? 400 रुपया हो गया. हाँ भैया. हाँ, फार्मर 400 रुपए में बेचता बाहर, जो कि अगेन पकड़ लो मिनिमम प्राइस है एकदम, वहां वही सेम चीज ट्रेडर जो है उसको 100 रुपए में मिल गया है. अब ट्रेडर नोज ऑल दी प्रॉपर चैनल्स. ट्रेडर अब उस 100 रुपए में जो उसको मिला, उसको वो 800-900 रुपए में बेचेगा. सोचो आप. तो ये सब गंदगी होता है इसमें. क्या बोले, हेवी दिमाग लगाता है लोग. इसके सामने तो भैया मनी लेंडर्स को भी प्रणाम है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लैंडलॉर्ड्स. ये तो भैया जमींदारी सिस्टम तो समझ ही गए होंगे अपने सब लोग. जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, पकड़ लो, उन लोग क्या है, लोन लेते हैं लैंडलॉर्ड से. और सेम चीज है एकदम, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एंड हाँ एक्सप्लॉइट करते, सेम चीज है. मच लाइक मनी लेंडर्स, सेम पॉइंट्स हो गया.
बस लैंडलॉर्ड से हमारा टेनेंसी का नाता है और मनी लेंडर से हमारा एज सच भी नाता नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, मेजर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की तरफ। देखो यहां हमने देखा कि किस किस तरीके से ना ये चारों जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है बदसलूकी करते हैं हमारे फार्मर्स के साथ। हमने देखा सबने कॉमन चीज क्या देखा, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा चीज क्या दिखा, सम ऑफ देम दे मैनिपुलेट द अकाउंट्स। सब लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को ताकि उनको डेट ट्रैप में फंसाए रखे। डेट ट्रैप में फंसा रहेगा फार्मर तो हर साल लोन लेता रहेगा, हर साल लोन लेता रहेगा, चाहे पुराने लोन को चुकाने के लिए चाहे नया काम करने के लिए। तो इन लोगों का काम बनता रहेगा, मनी लेंडर्स लोग का सबका। तो मेजर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड व्हाट, हाई इंटरेस्ट रेट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अनफेवरेबल लोन कंडीशंस। यहां पे कहीं अपने को दिखा था क्या कोई अनफेवरेबल लोन कंडीशन, बताओ तो। यहाँ पे दिखा था कोई अनफेवरेबल लोन कंडीशन कि मैं तुझे लोन दे रहा हूँ इस शर्त पे, ऐसा कुछ? ये ट्रेडर लोग को लो प्राइस पे क्रॉप बेचना है। ट्रेडर वाले पॉइंट में बिल्कुल सही। इसमें एक अनफेवरेबल कंडीशन था कि मैं लोन दे रहा हूँ ठीक है, पर तुझे मुझे इतने कम प्राइस में रिटर्न करना पड़ेगा क्रॉप्स। तो ये हो गया अनफेवरेबल लोन कंडीशन। अपने को पता है इसमें किसका लगता है, फार्मर्स का लगता है, ठीक है। ओके, अपने काम करेंगे, हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल तो खत्म हो गया है, इंस्टीट्यूशनल में आते हैं। इन छयों के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं कि क्यों इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आया, क्यों आया ये, आ जाओ। फिर यहां से हम लोग जो सोर्सेज है वो नेक्स्ट क्लास में, राइट, आ जाओ। तो अब देखो क्या है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ 1969 से, मैंने बताया आपको। इंडिया ने अडॉप्ट किया इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच टू स्प्रेड द कवरेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। तब तक पानी सर के ऊपर जा चुका था, गवर्नमेंट को रोज रिपोर्ट मिलता था कि बहुत बहुत तरीकों से गरीब गरीब फार्मर्स को लूटा जा रहा है। गवर्नमेंट के बर्दाश्त के बाहर हो गया, गवर्नमेंट ने फिर ये धंधा स्टार्ट कि हम सेम लोन देंगे फार्मर्स को एकदम कम से कम कंसेशनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, तो गवर्नमेंट ने ये सारे चीजों, जो कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, गवर्नमेंट ने ये सब को क्यों स्टार्ट किया, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, आओ देखते हैं। ऊपर हमने जो पढ़ा है उसी को पॉजिटिव बना के लिखना है, ठीक है। टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट एट चीपर इंटरेस्ट रेट। यहां क्या था, हाई इंटरेस्ट रेट था ना, यहां क्या हो गया, चीपर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। नेक्स्ट, टू असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम। यहां फोकस है बच्चों स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की तरफ, बिकॉज जो नॉर्मल फार्मर्स है एटलीस्ट दे हैव देयर ओन लैंड, और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जिनके लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जैसा हम इस पॉइंट में पढ़ रहे थे, इनकी लैंडलॉर्ड्स, इनके पास तो खुद का भी लैंड नहीं है विलेज में, ठीक है। तो इनको और ज्यादा स्पेशल तरीके से हेल्प करना है, राइट। तो उनको ये लोग हेल्प करते हैं इन रेजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड देयरबाय मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम। सो ये सब मेन चीज था। यहाँ है हाई इंटरेस्ट रेट, इनके थ्रू होगा चीपर इंटरेस्ट रेट। यहाँ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है, यहाँ तो गवर्नमेंट का चीज है भैया, यहाँ पैसा नहीं होता है। अनफेवरेबल लोन कंडीशंस, फेवरेबल लोन कंडीशंस फॉर द फार्मर्स, ठीक है। बच्चों क्या सब कुछ क्लियर है? एंड करें आज का क्लास? हाँ भैया। यस भैया। ओके गाइस, ठीक है, कुछ नहीं पूछना है तो चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय भैया।